अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स के तौलीदी, सांस, हाजमा और अहराज के निज़ाम को समझिएगा। मुर्गियां अंडे न दें, नागा करें या अंडे देना बंद कर दें तो जहां पे दूसरी बहुत सी वजूहात होती हैं, वहीं पे एक वजह यह भी होती है कि ओवरी या ओविडक्ट में सोजिश हो जाती है। मुर्गियों के अजसाम में वो हिस्से जहां पे अंडों की तैयारी होती है वो जगह सूजने लगती है और इसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ अकसाम के जरसूमे हैं जो कि अंडे बनाने के अमल में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए अपने फ्लाक से, अपनी मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए हमें इन जरसूमों की पहुंच से अपनी मुर्गियों को दूर रखना है ताकि अंदरूनी जहम न बने और हमारे परिंदे हमारे लिए नुकसान का बायस ना हो। अर्ज करता चलूं कि जब भी इकोलाई जैसा जरसूमा हमारे बर्ड्स पे हमलावर होता है, चाहे उसकी वजह बहुत ज्यादा गंद कचरा हो या बायोसिक्योरिटी का फुकदान या माइकोप्लाज्मा या साल्मोनेला, इसके अलावा दूसरे जरसूमे भी मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्कानात और केसेस इन तीनों के ही होते हैं, यानी इकोलाई, साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा, जो कि ओवरी की फैलोपियन ट्यूब्स की सोजश का बायस बनते हैं, जिसे हम साल्पिंजाइटिस का नाम देंगे, जिसका हल, इलाज यही है कि इन जरसूमों को फलने फूलने और चिकन्स तक रसाई से रोका जाए। इन पैथोजेंस ने फॉलिकल्स यानी पटक की सोजश करवानी, अंदर की जानब खून की रगें बनवानी और जहां पे अंडा तैयार होता है और जिस्म से बाहर निकलता है उस जगह पे इन्फेक्शन के फैलने की वजह से फ्लाक में अंडों की तादाद कम हो जाती है। लिहाजा या तो घरेलू और कमर्शियल बर्ड्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें ताकि इन बैक्टीरिया का खात्मा करके ओवरी को सेहतियाब कर सके, और अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल आपके पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, या एनरोफ्लॉक्सासिन या फिर वो वाली एंटीबायोटिक जिसमें एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन मौजूद हों, जो आपको स्पेक्ट्रामॉक्सी या किसी और नाम से दस्तयाब होगी। 1 ग्राम 2 लीटर पीने वाले पानी में बाकायदा जितने भी दिनों के लिए उसके ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से यूज कीजिएगा। आपके परिंदे ऐसी नौबत तक ना पहुंचे, उसके लिए आपको कुछ महसूस इकदाम करने पड़ते हैं जो हर बर्ड सेटअप पे मौजूद होने चाहिए, जैसा कि जरासीम कुशी, बायोसिक्योरिटी और इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी निज़ाम तौलीद के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऊपर की जानब ओवरी वाला हिस्सा, जिसके अंदर इस तरह से स्टिग्मा, पटक यानी फॉलिकल्स वगैरह बने होते हैं। इन्फेक्शन की सूरत में इन फॉलिकल्स पे गैर ज़रूरी रगें नज़र आती हैं और ये वक्त के साथ साथ सिकुड़ते जाते हैं। यहाँ पे ओवा बनते हैं। उनके बनने के बाद जब आगे अंडा बनना शुरू होता है तो पहले इसने इन्फेंडिबुलम में जाना होता है, वहां से मैग्नम में, फिर इस्थमस से शेल ग्लैंड या यूट्रस में, और यहाँ से वेजाइना से होते हुए वेंट के जरिए अंडा जिस्म से बाहर निकल जाता है। एक सेहतमंद बर्ड में ओवरी और ओविडक्ट ये वाला दूसरा हिस्सा है जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्फेंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, शेल ग्लैंड और वेंट शामिल है। दोनों में से एक भी डैमेज हो जाए तो चिकन्स की अंडे देने की सलाहियत मुतासर होने लगती है। सुनने समझने में ये नाम टर्मिनोलॉजीज ज़रा मुश्किल है, लेकिन इनकी मालूमात रखना भी ज़रूरी है। अब अमले तनफ़्फ़ुस पे बात करते हैं। सांस के निज़ाम ने ऑक्सीजन को जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर यानी टॉक्सिन्स वगैरह और हरारत को बाहर निकालना होता है। तेज़ाबियत का जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। सांस की नाली और दीगर हिस्सों को साफ रखना होता है। अब अगर हमने निज़ाम तनफ़्फ़ुस के कामों को अच्छी तरह से समझना है तो पहले हमें इसके हिस्सों के बारे में समझना होगा। सर वाले हिस्से यानी कि हेड रीजन से आगाज़ होता है। इस एरिया में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के जो पार्ट्स होते हैं उनमें नाक के सुराख, नाक वाली जगह में मौजूद ये खला और मुंह के ये वाले हिस्से शामिल होते हैं। इसे ग्लोटिस या लेरिंग्स का नाम देते हैं। यहाँ से ग्लोटिस या लेरिंग्स खुलता है, हवा अंदर दाखिल होती है और इसी हवा ने आगे ट्रैकिया यानी सांस की नाली, जिसे विंड पाइप का नाम देते हैं, उसके जरिए आगे मुंतकिल होना होता है। अब सामने की जानब ये वाला जो हिस्सा है इसे आप सिरिंक्स का नाम देते हैं। इसके साथ आगे छोटी छोटी सी पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है। यहाँ से हवा ने आगे फेफड़ों में दाखिल होना होता है। आपके चिकन्स, आपका फ्लाग आईबी जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाए, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या कोई और ऐसी सांस की बीमारी कि जिसमें अंदर की जानब प्लग बनना शुरू हो जाए, तो ये तब होता है जब म्यूकस, रतूबत या रेशा अंदर की जानब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होने लगे। यहाँ पे प्लग ब्लॉकेज की वजह से बर्ड्स के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है और ना ही जिस्म के अंदर से गैसेस बाहर निकलती हैं, तो चिकन्स की अमवात नजर आएंगी। अब ये अंदर की जानब मौजूद फेफड़े पसलियों से जुड़े होते हैं। इनके साथ ऊपर की जानब एयर सैक्स यानी हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं
जिनमें मुख्तसर मुद्दत के लिए हवा भरी जाती है। ये हवा की थैलियां बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, इतनी वाज़िया और क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर की जानब से देखने पे नीचे मौजूद फेफड़े आपको साफ दिखाई दे। निज़ाम तनफ़ुस की सेहत या हिफाजत इन 3 दफ़ाई तरीक़ाकार के तहत होती है। पहला, म्यूकस सेक्रेशन यानी कि जिसमें रतूबत खर्च होती है, ट्रैकिया के अंदर हल्की मिकदार में रेशा का इकट्ठा होना। दूसरा, सीलिया यानी ऐसी साख्तें जो मुख्तलिफ ज़र्रात को बहुत से बाहर की जानब से अंदर आने वाले छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर जकड़ लेते हैं और जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, और ये काम म्यूकस से मिलकर करते हैं जो कि सांस की नाली में पैदा हो रहा होता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप स्कैवेंजर सेल्स का नाम देते हैं। ये सफाई करने वाले खुलिये हैं, ज़र्रात और बैक्टीरिया को मारना और फिर जिस्म से बाहर निकालना, ये इनका काम होता है। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर म्यूकस गाढ़ा हो जाए तो सीलिया अच्छी तरह से काम नहीं करते, सीलिया सही तरीके से काम ना करें तो आगे की जानब मौजूद सेल्स अच्छा फंक्शन नहीं कर पाते। इनमें से कोई एक भी ठीक काम ना करे तो सारे का सारा निज़ाम तनफ़ुस ही मुतासर हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स को जब छींकें आती हैं, गरगराहट की आवाज़ आती है, वो खांसी कर रहे होते हैं, हरहराहट या मुंह की सोजिश या उनके नाक से, चूंच, आंखों या किसी और हिस्से से आपको रतूबत निकलती दिखाई दे तो समझ आ जानी चाहिए कि चिकन्स या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि मुंह के ऊपर वाले हिस्से में अपने अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन ले चुके हैं, या आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स की बिगड़ी हालत देखकर हम ये गैस करते हैं कि ये वाला इन्फेक्शन अब निचले हिस्से तक भी जा सकता है, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेफड़ों, एयर सैक्स और बाकी हिस्सों तक। अब जैसे ही आपको इस तरह का कोई एक भी चिकन अपने पूरे फ्लॉक में नज़र आता है तो सबसे पहले आपने उसको अलग करना है, क्योंकि उसकी सेक्रीशन से, म्यूकस से, बीठू से, परू से, सांस के अखराज से ये मर्ज, ये वाला इन्फेक्शन दूसरे चिकन्स तक भी फैलता जाएगा और सारे का सारा फ्लॉक इसकी जद में आने का खदशा लाहक रहता है। फ़ौरन आप इसकी सपोर्टिव केयर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह शामिल है। ऐसी जगह देंगे जहाँ पे हरारत मौजूद हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की भी भरपूर सप्लाई हो, आरामदेह जगह होनी चाहिए। मुख्तलिफ फ्लूइड्स, पानी किसी भी तरीकाकार के तहत चिकन को देंगे। जबरन खिलाते पिलाते रहिएगा, और बाज़ औक़ात इस तरह के बर्ड की नेबुलाइजेशन करना भी मुतासरा चिकन को राहत दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। जहन में रहे कि अगर हमारे फ्लॉक में सांस की बीमारी बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट या हमारी मैनेजमेंट की वजह से आती है तो इसे ठीक करना, इसकी ट्रीटमेंट करना कदरे आसान है बनिस्बत अगर चिकन वायरस में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन सपोर्टिव केयर करना, जिस्मानी ताकत दोबारा मुस्तकिम करने की कोशिश करना, इम्यून सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करने के लिए कुछ ना कुछ देना, ये हमें लाजमी तौर पे करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जितना जल्दी इस इन्फेक्शन को पकड़ लेंगे उतना इसको ट्रीट करना, दोबारा नॉर्मल हालत में लेकर आना हमारे लिए आसान रहेगा। घरेलू पैमाने पे चंद चिकन आप महंगी अद्वियात खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर से एस्थमीना दस्तयाब होता है। 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से रोजाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा अगर आपको ये दस्तयाब ना हो तो कोम्बिनोर, ब्रिटनिल, हाइड्रीलिन, एसीफाइल या वेंटोलिन, इनमें से कोई भी आपको मुहैया होती है तो मर्ज के इब्तदाई मराहल में ही किसी एक को इस्तेमाल में लाएं। अंगूरी सिरका, सेब का सिरका, सफ़ेदे के पत्तों की भाप, नमक, लहसुन, दालचीनी और ताज़ा सब्जियां, ये भी घरेलू पैमाने पे चिकन्स को इस तरह के सांस के मसाइल से राहत दिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मोरिंगा के पत्ते, थाइम, फोटोलाका जैसी बूटियां, पौधे भी मुस्बत नताज देते हैं। अगर आप कमर्शियल पैमाने पे अफोर्ड कर सकते हैं तो टिलमाइकोसिन फास्फेट जो कि एपोटिल के नाम से दस्तयाब होती है, साथ डॉक्सीसाइक्लिन और आर्सिलवन सुपर या ब्रोमैक्सिन तजवीज़ करदा डोज के मुताबिक इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करने हैं, खासतौर पर विटामिन ए लाजमी है। मिंटोफार्म, रेस्पिराफ भी सांस के अर्जों में मुब्तला बर्ड्स के अजसाम में सांस लेने के अमल को आसान बनाने में मदद करते हैं। निज़ाम हराज में गुर्दों ने फिल्ट्रेशन का काम करना होता है, इजाफी फालतू मवाद जिस्म से बाहर निकालते हैं। जब भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है, जितनी उनकी महसूस मिकदार है और जितने दौरानिए के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है उससे तजावज़ ना कीजिएगा। जब भी कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करें अपने बर्ड को उस दवा से दूर रखिएगा। जरासीम कुशी के दौरान कोशिश होनी चाहिए कि वो वाली दवा इस्तेमाल की जाए जिसे या तो बर्ड्स की मौजूदगी में स्प्रे किया जा सके, यूज़ किया जा सके, या अपने चिकन्स को, बर्ड्स को एक साइड पे कर ले और बाकी के हिस्से पे आप स्प्रे करें। ज़्यादा कैल्शियम किसी भी सूरत में नहीं देनी, उम्र के मुताबिक वो वाली ग़िज़ा देनी है
कि जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस का बाकायदा तवाज़ुन बरकरार हो। अब इन तमाम वजूहात में से गुर्दों की खराबी की सबसे बड़ी वजह ग़िज़ाई मसाइल होते हैं। ये सबसे आम है और बाज़-औक़ात मुख्तलिफ वायरसेस भी होते हैं। ये इस तरह की जेब में पॉकेट्स में महफूज होते हैं। आगे भी ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें आप लोब्स का नाम देते हैं। ये जैसे जैसे ख़राब होते जाएंगे इनके साइज़ में भी इजाफा होता जाएगा और ये फूल कर अपने मदार से बाहर निकले नजर आते हैं। इसलिए आपको तजवीज़ किया जाता है कि माहाना नहीं तो 1.5 माह बाद, 1.5 माह नहीं तो 2 माह बाद बर्ड की फ्लशिंग किया करें और इसके साथ साथ जो दूसरी एहतियाती तदाबीर शेयर की हैं उन पे भी अमल करें ताकि यूरिन को क्लोएका तक ले जाना और बीट की शक्ल में बाहर निकालना गुर्दों के लिए आसान रहे। ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम देना या ऐसी ग़िज़ा देना जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस ना हो, ये निज़ाम हराज की खराबी का बायस बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।